welcome to Skillshot again. So previously we have done a video on Schedule 1. Schedule 1 clearly says that activities to be treated as supply even if made without consideration. So we have covered permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed on such asset, and supply between related person or distinct person as specified in section 25 when made in course of furtherance of business. Now what we'll do is that we'll cover supply of goods by a principal to his agent, where agent undertake to supply such good on behalf of principal, by an agent to his principal, where agent undertake to receive such good on behalf of the principal. So this is about principal and agent. And next one is import of service by a person from a related person or from any of his other establishment outside India in course of furtherance of business. तो सिंपली शेड्यूल 1 ये बताता है कि एक्टिविटी अगर कंसिडरेशन ना भी हो, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो माना जाएगा वो सप्लाई. तो वो 4 पॉइंट था जिसमें 2 पॉइंट्स वी हैव covered earlier. Now we'll cover the next point. So let's start. आगे चलते हैं. This points we have already covered. Now this one is principal agent relationship. तो इसमें क्या बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई. तो सिंपली जहां पर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है, अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सपोज ए इज द प्रिंसिपल, बी इज द एजेंट एंड बी इज सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ए. सो ए जो सप्लाई कर रहा है गुड्स बी को अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा. नाउ supply of goods by his agent to his principal where agent undertake to receive such good on behalf of principal is considered as supply. Suppose again I am taking the example of A, B and X. X क्या हो रहा है, X से receive कर रहा है B. B is the agent, X is the supplier of goods. वो receive कर रहा है और B जो है वो A को सप्लाई कर रहा है. A is the principal. तो B जो है A के बिहाफ में गुड्स को ले रहा है और किसको सप्लाई कर रहा है, ए को सप्लाई कर रहा है. तो ये जो बी और ए के बीच में जो एक्टिविटीज है, इवन विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स आप स्पेसिफिकली देखिए तो सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड रिक्वायर कंसिडरेशन. सो सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट विद इन दिस परव्यू, इट इज ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स. तो सप्लाई ऑफ गुड्स में की है कि अगर आपका कंसिडरेशन नहीं भी हो, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो माना जाएगा सप्लाई. आगे चलते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट जो डिफाइन करता है एजेंट as a person including a factor, a broker, commission agent, arhatya, del creditory agent, an auctioneer or any other mercantile agent who carry on business of supply or receipt of goods or services on behalf of another. And principal is a person जो define किया गया है 2 subsection 88 of CGST Act on whose behalf an agent carry on business of supply or receipt of goods or services or both. तो principal मतलब जिसके behalf में agent काम कर रहा है, agent मतलब वो किसी के behalf में काम कर रहा है, right? लेकिन शेड्यूल 1 में आने के लिए टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ पैरा 3 शेड्यूल 1, डिसाइडिंग फैक्टर इज इनवॉइस. शेड्यूल 1 बोलता है कि हर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप इज नॉट कंसिडर्ड इन शेड्यूल 1. हर प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को मैं नहीं मानूंगा कि शेड्यूल 1 में है, even if it is without consideration. तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है इनवॉइस, कि वो प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो शेड्यूल 1 में आएगा या नहीं आएगा, वो इनवॉइस डिटरमाइन करेगा. अब आप पूछोगे मैम कैसे, तो ये 3 चीज देखिए आप लिखा हुआ है. Where the invoice for further supply is issued by the agent in his name, then any provision of goods from principal to agent would fall within the fold of para 3 above. Means शेड्यूल 1 में कवर होगा. अगर सपोज कीजिए A प्रिंसिपल है, B एजेंट है और X जिसको सप्लाई कर रहा है. अब एजेंट जो है, अब
ए से गुड्स रिसीव करता है और सप्लाई करता है एक्स को, अपने नाम पे वो इनवॉइस रेस करता है। मींस जो इनवॉइस आएगा वो अपने नाम पे रेस कर रहा है। तो इस केस में एजेंट एक रिप्रेजेंटेटिव रोल एक्ट कर रहा है। जब वो अपने इनवॉइस पे माल बेचता है एक्स को, तो ए और बी का जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, इवन विदाउट कंसिडरेशन। ए जब गुड्स बेचेगा, मींस प्रिंसिपल जब गुड्स एजेंट को बेचेगा और एजेंट जब दूसरे इंसान को अपने इनवॉइस पे बेचेगा, तब माना जाएगा ये क्या, supply even without consideration. Where invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal, such shall not fall within the ambit of para 3. अगर प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस रेज होगा तो इट इज नॉट कंसिडर्ड इन पैरा 3 बिकॉज हेयर एजेंट इज नॉट एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव रोल, राइट। तो जब प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस जाया जाएगा थर्ड पार्टी को, तब ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। Now, where the goods being procured by the agent on behalf of the principal are invoiced in the name of agent, अगर थर्ड पर्सन से एजेंट जो है वो गुड्स रिसीव कर रहा है, अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस हो रहा है, इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट, तब भी ये पैरा 3 में कवर्ड होगा। तो वही है कि जहां पर एजेंट इनवॉइस रेज कर रहा है या एजेंट के नाम पे इनवॉइस रेज्ड हो रहा है, तभी ये पैरा 3 में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कवर होगा। और प्रिंसिपल और एजेंट में अगर इवन विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो सप्लाई नहीं मानी सप्लाई मानी जाएगी इस केस में, अगर एजेंट इनवॉइस रेज कर रहा है तो। क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से। यहां पर देखिए, राजेश्वर अपॉइंट भालूटिया टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम मार्केट। भालूटिया आइडेंटिफाइड वेरियस सप्लायर, मींस यहां पर राजेश्वर कौन है, प्रिंसिपल है, भालूटिया कौन है, एजेंट है। वो उसको बोला कि आप वेरियस सप्लायर आइडेंटिफाई करो हु कैन प्रोवाइड द गुड एज डिसाइड बाय राजेश्वर, एंड आस्क द सप्लायर टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू द राजेश्वर। यहां पर इनवॉइस जो इशू हो रहा है वो प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो इनवॉइस रेज हो रहा है या इशू हो रहा है वो किसके नाम पे हो रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे। तो इस केस में शेड्यूल 1 पैरा 3 नॉट कवर्ड। अगर भालूटिया के नाम पे इनवॉइस रेज होता तब जाके ये कवर होता। तो मेन इज द डिसाइडिंग फैक्टर इज एन इनवॉइस which is acting as a representative role, which is determining whether it will be a principal agent relationship or not in case of schedule 1. तो सिंपल यही है, शेड्यूल 1 में कवर करना है तो आपको इनवॉइस देखना पड़ेगा किसके नाम पे रेज हो रहा है, कौन रेज कर रहा है। नाउ पैरा 4 शेड्यूल 1, इसमें ये बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक और जगह पढ़ा था, अगर आपको याद है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम पढ़े थे कि कंसिडरेशन है, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। वो पर्सनल कैपेसिटी में इंपोर्ट हो रहा है सर्विस, तब माना जाएगा कि वो शेड्यूल 1 में कवर है और वो सप्लाई तब माना जाएगा वो सप्लाई है। हमने ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इसमें क्या है, शेड्यूल 1 में बोल रहे हैं कंसिडरेशन नहीं है और कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अब आप देखिए, इसमें सिंपली बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी चलेगा। अब इंपोर्ट किससे हो रहा है, इंपोर्ट रिलेटेड पर्सन या उसके एस्टैब्लिशमेंट से हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देते हैं, सुराना एसोसिएट रिसीव लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर, ठीक है। हेड ऑफिस सिंगापुर में, द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस। सो सुराना एसोसिएट इज द ब्रांच ऑफिस एंड इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन सिंगापुर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब देखिए, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस दे आर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन, right? So they are located outside India. The head office is located outside India and it is giving service free of cost to its branch office, which is located in India.
तो ये कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि सराना एसोसिएट को क्या मिल रही है, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस मिल रही है। कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। अब सिंपल दूसरा आगे बढ़ते हैं। Sumit, a proprietor registered in Delhi, has sought architect service from his son Vansh, located in USA US with respect to his newly constructed house in Delhi. तो दिल्ली में प्रोप्राइटर है जो आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा है अपने सन वंश से, वो लोकेटेड यूएसए में, मींस इंपोर्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्ट है किस चीज की है, सर्विस की है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या कंसिडरेशन है, नहीं है। तो आप बोलोगे मैम जल्दी से शेड्यूल 1 में कवर कर देते हैं, नहीं। सबसे पहले क्या बोलता है शेड्यूल 1 कि कंसिडरेशन नहीं भी हो लेकिन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई माना जाएगा। इस केस में आप देखो सुमित प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड है दिल्ली में, आर्किटेक्ट सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अपने सन से ले रहा है, ठीक है, ये भी रिलेटेड पर्सन है मानते हैं। अब विदाउट कंसिडरेशन ले रहा है, सन से ले रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, क्या कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, नहीं है। जब कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो शेड्यूल 1 में तो कवर नहीं होगा। लेकिन हमने एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस और पढ़ा था, थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं क्या पढ़ा था हमने। तो और आगे जाते हैं, इसमें लिखा हुआ था इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन एक्सेप्शन टू कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसमें बोला था सप्लाई इंक्लूड करेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन एक्सेप्शन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये इसको देखते हैं, इसमें अगर हम जाते हैं तो सुमित एक प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड है दिल्ली में, सॉट आर्किटेक्ट सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फ्रॉम हिज सन। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कंसिडरेशन दिया गया है, तो हम मानेंगे कंसिडरेशन भी नहीं है। तो जब कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्लॉज तो एप्लीकेबल नहीं होगा, और कंसिडरेशन नहीं है और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो ये क्लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसमें क्या था कि इवन इफ नॉट फॉर कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन होना चाहिए, तो वो कंसिडरेशन नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, शेड्यूल 1 में अगर कवर होना है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन भी हो, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसमें नहीं है, तो ये ना इसमें कवर है ना उस क्लॉज में कवर है। तो गाइस हमने ये पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा हम लोग थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने पढ़ा कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन ये माना जाएगा। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी के बीच में जो सप्लाई होगा अगर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय principal to his agent where agent undertake to supply such good on behalf of principal, by agent to his principal where agent undertake to receive such goods on behalf of principal। अगर विदाउट कंसिडरेशन है, जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर विदाउट कंसिडरेशन तब भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर है, वो है इनवॉइस। इनवॉइस किसने रेज किया, अगर प्रिंसिपल इनवॉइस रेज करता है तो वो इसमें कवर नहीं होता। लेकिन अगर एजेंट रिप्रेजेंटेटिव रोल प्ले कर रहा है और इनवॉइस रेज कर रहा है तो वो इसमें कवर होगा। अब ये लास्ट में बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले ये क्या बात कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिलेटेड या उसके खुद के एस्टैब्लिशमेंट। विदाउट कंसिडरेशन है, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो विदाउट कंसिडरेशन हो, अगर कोर्स ऑन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो रिलेटेड पर्सन या एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से। ठीक है, तो ये सारा चीज इवन विदाउट कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, दो इट इज इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।